नमस्कार। भारत और जापान, इन दो देशों के बीच की दोस्ती की कहानी में ना एक बहुत ही दिलचस्प एक नया मोड़ आ रहा है। देखिए, सालों से ये रिश्ता मजबूत तो रहा है, पर अब कुछ ऐसा बदल रहा है जो हम सबके लिए सही में बड़े मौके लेकर आ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जापान, जो अपनी टेक्नोलॉजी और अनुशासन के लिए इतना मशहूर है, उसे अचानक भारत की इतनी जरूरत क्यों पड़ने लगी है? ऐसा क्या बदल गया? चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत समझते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जापान के सामने वो कौन सी बड़ी चुनौती है, फिर समझेंगे कि भारत से उसकी ऐतिहासिक दूरी क्यों रही, उसके बाद जानेंगे कि इस रिश्ते में ये नया मोड़ कैसे आया, और आखिर में कि इस बदलाव से हमारे लिए कौन से नए अवसर खुल रहे हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जापान, जो बाहर से हमें इतना मजबूत और विकसित दिखता है, वो असल में अंदर से एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। देखिए, जापान की सबसे बड़ी समस्या है उसकी घटती हुई आबादी, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहां काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है। वर्कफोर्स सिकुड़ रहा है। अब आप ही सोचिए, जब काम करने वाले हाथ ही कम होंगे तो देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आगे कैसे बढ़ेंगी? और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, अब तो वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां भी खुले तौर पर ये मान रही हैं। उनका साफ कहना है कि आगे बढ़ने के लिए अब हमें जापान के बाहर देखना ही होगा। ये उनकी सोच में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है। तो अगर हम समस्याओं को देखें तो ये हैं: टैलेंट की कमी, अपने उद्योगों को और बड़ा न कर पाना, और इसलिए अब उन्हें ग्लोबल विस्तार करने की जरूरत महसूस हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? जापान की जो एडवांस्ड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है ना, वो भी इस कमी को पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि हर काम के लिए आखिर में एक इंसानी दिमाग और हुनर की जरूरत तो पड़ती ही है। पर यहाँ एक सवाल और उठता है कि अगर जापान को बाहर देखना ही था, तो उसने पहले भारत को अपनी पहली पसंद क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक हिचकिचाहट की कहानी है। जापान ना पारंपरिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निवेश करने में ज्यादा सहज रहा है। एक तरफ वहां उसके पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं और उसने बहुत भारी निवेश भी किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ हमेशा एक कल्चरल गैप, एक सांस्कृतिक दूरी महसूस की गई, और इसी वजह से यहां निवेश भी काफी कम रहा। इसकी वजह इतिहास में है। वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों के साथ जापान के बहुत पुराने संबंध रहे हैं, जिससे वहां एक गहरा सांस्कृतिक तालमेल बैठ गया था। इन वजहों से जापानी कंपनियों को भारत थोड़ा जोखिम भरा बाजार लगता था। लेकिन अब ये कहानी पूरी तरह से बदल रही है। एक नई लहर आई है जिसने जापान की सोच और उसके निवेश दोनों का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण बना कोविड-19। जब महामारी के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिखर गई, तब जापानी कंपनियों को ये एहसास हुआ कि उन्हें एक स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर की सख्त जरूरत है, और इसी जरूरत ने उन्हें भारत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, एक्शन जमीन पर दिख रहा है। अभी हाल ही में जापान के बड़े बैंकों जैसे मिज़ुहो और एसएमबीसी ने भारत में बड़े बड़े निवेश किए हैं। और तो और, दोनों देशों की सरकारें भी लगातार नए समझौते कर रही हैं जो इस रिश्ते को और मजबूत बना रहे हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी संकेत है। अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, जब किसी देश में बड़े बैंक निवेश करना शुरू करते हैं ना, तो बाकी बड़ी कंपनियों का पैसा भी उनके पीछे पीछे खिंचा चला आता है। ये एक नए आर्थिक दौर की शुरुआत का सबसे बड़ा इशारा है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस पूरी कहानी का, इस बदलते रिश्ते का हम भारतीयों के लिए क्या मतलब है? हमारे लिए इसमें क्या छिपा है? इसका सीधा मतलब है मौके ही मौके। छात्रों के लिए नई इंटर्नशिप और स्किल सीखने के अवसर मिलेंगे। काम करने वालों के लिए जापानी कंपनियों में बेहतर नौकरियां आएंगी। भारतीय बिजनेस के लिए पार्टनरशिप और निवेश के नए नए रास्ते खुलेंगे। और सबसे बढ़कर, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक जबरदस्त उछाल मिलेगा, जो मेक इन इंडिया को और मजबूती देगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये हम आज होते हुए देख रहे हैं। सुजुकी और डाइकिन जैसी बड़ी और सफल जापानी कंपनियां तो पहले से ही भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाकर पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बना रही हैं। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है कि आने वाले 5 साल भारत और जापान के संबंधों के लिए शायद अब तक के सबसे बेहतरीन समय होने वाले हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम सब मिलकर इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं?